तो वेक्टर अलजेब्रा जो बाय 2 है, इसमें हम बेसिकली ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कई बार अनटच्ड रह जाते हैं या फिर हम इनको प्रॉपर्ली एंटरटेन नहीं कर पाते। ये सब वेक्टर को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसका यूज क्या होगा, इसका यूज हम लोग फर्दर बाइट्स में देखेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 3 या 2 या 3 वेक्टर्स दिए रहते हैं और हमें ये प्रूव करना रहता है कि कोलिनियर है या कोप्लानर है। तो अगर ये कोप्लानर है तो किस तरह से ये कोप्लानर है, हम कैसे ये डिसाइड करेंगे या कैसे हम मैथमेटिकली इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि ये कोप्लानर या कॉन्करेंट है, कोइनिशियल है, कोलिनियर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर गिवन वेक्टर f है तो यूनिट वेक्टर f कैप होगा। ये f कैप बताता है कि ये यूनिट वेक्टर है या फिर केवल डायरेक्शन प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला टर्म है। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है। तो ये इतनी जगह पर काम आने वाला है आपके लिए, इतनी जगह पर काम आने वाला है कि आप इसको अभी कभी भी मत भूलिएगा। जब तक कम से कम आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसको हमेशा याद रखिए। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। वेक्टर फुल वेक्टर होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन होता है। मैग्नीट्यूड नंबर और यूनिट होना चाहिए और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें केवल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मिलेगा। उसी डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उस डायरेक्शन के साथ एक नंबर होता है 1। तो और नल वेक्टर हम किसको कहते हैं? जीरो वेक्टर एक्चुअली में वेक्टर होता है जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। अच्छा, इस समय अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि जीरो वेक्टर जो होता है उसको हम पढ़ते क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो। बात बताइए, क्या ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर है? आप कहिएगा नहीं। मैं फिर पूछूंगा क्यों? तो आप लोग बताइएगा क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ड्यू टू डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर नहीं है, ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, वेलकम टू द मार्कर क्लास। और आज हम लोग बाय 2 में जेईई मेंस प्रिपरेशन में देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा जो बाय 2 है, इसमें हम बेसिकली ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कई बार अनटच्ड रह जाते हैं या फिर हम इनको प्रॉपर्ली एंटरटेन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, यहां पर हम लोग बात करते हैं फुल वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में, जीरो और नल वेक्टर के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे और फिर इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। ये एंटी पैरेलल और नेगेटिव, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और चर्चा भी करेंगे। कॉन्करेंट और कोइनिशियल वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये सब वेक्टर को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसका यूज क्या होगा, इसका यूज हम लोग फर्दर बाइट्स में देखेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 2 या 3 वेक्टर्स दिए रहते हैं और हमें ये प्रूफ करना रहता है कि ये कोलिनियर है या कोप्लानर है। तो अगर ये कोप्लानर है तो किस तरह से ये कोप्लानर है, हम कैसे ये डिसाइड करेंगे या कैसे हम मैथमेटिकली इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि ये कोप्लानर है या कॉन्करेंट है, कोइनिशियल है, कोलिनियर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फुल वेक्टर से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फुल वेक्टर या फिर सिंपली वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, जो हम ऑलरेडी बाइट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, उसको एक बार यहां पर देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मान लीजिए ये कोई फोर्स वेक्टर है, ठीक है, और ये जो फोर्स वेक्टर है ये है 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम लोग और एक सेकेंड, इतना थिकनेस अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको एक बार मिटा करके देखा जाए, फिर से एक बार लिख करके देखा जाए। हाँ, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड 1 है। फोर्स वेक्टर कितना है भाई? 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। बहुत अच्छी बात, इसको हम कहते हैं फुल वेक्टर। कल ही हम लोगों ने देखा था, इसके जो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से हम फोर्स वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फुल वेक्टर जब हमको दिखाना होगा तो उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मैग्नीट्यूड में नंबर भी होता है और यूनिट भी होता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा वेक्टर हम लोगों ने दिखा दिया। दिस इज फुल वेक्टर। Okay, full vector expressed in terms of its magnitude and direction. Now, if I ask कि इस given vector का magnitude क्या है, तो आप आंसर तो आसानी से कर सकते हैं, that is 10 न्यूटन। लेकिन इस बात को अगर लिख के पूछा जाए तब आप क्या बताइएगा? अगर आप लिख के पूछेंगे तो इसको दो तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया F और यहां ऊपर में आप दे दिए हैं एक एरो। तो यहां पर जब हम मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो केवल इस अल्फाबेट को हम लोग यूज कर सकते हैं, इस तरह से। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखा जाए, इस तरह से। ठीक है, ये अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कई बुक्स में आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि हम पूरा वेक्टर लिख देते हैं
और उसको मॉड्यूलस के अंदर बंद कर देते हैं। और इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैग्नीट्यूड को, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो अगर वेक्टर एफ एरो है 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो आप केवल उस लेटर को यूज कर लीजिए, अदरवाइज आप पूरा वेक्टर लिख करके उसको मॉड के अंदर बंद कर दीजिए, जो बताता है कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, अब यहां पर अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट आता है, यहां से हम मैथमेटिकल टूल को प्रॉपर्ली यूज करते हैं। कैसे भाई? तो देखिए फुल वेक्टर जब हम लिख रहे थे तो यहां पर फुल वेक्टर 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट हो गया। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि अच्छा ठीक है, ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। अब अगर हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये है एक वेक्टर, और इसको पहले हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। देखिए ये है क्लीन, अब यहां से हम लोग देखिए, तो ये हम लोग ले लेते हैं एक वेक्टर, फुल वेक्टर। एग्जांपल के लिए जो हमने यूज किया था 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। अब हम लिखना चाहते हैं इसी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग पूरा वेक्टर लिख करके उसको मॉड्यूलस के अंदर भी बंद कर सकते हैं। किसी एक टेक्निक को फॉलो करेंगे तो हम इस टेक्निक को फॉलो कर लेंगे जिसमें कि मॉड्यूलस नहीं है, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 न्यूटन। तो अब क्या करेंगे, अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए, फिर से एक बार, अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसल हो जाता है और बचता क्या है? 1। तो यहां पर याद रखिएगा बचता क्या है, अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो बचता है 1, और ड्यू ईस्ट बेसिकली बचता है ड्यू ईस्ट। ये तो केवल डायरेक्शन बचा, इसी डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसी डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब ये यूनिट वेक्टर क्यों कहा जाता है? देखिए यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, और वेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गिवन वेक्टर का ये डायरेक्शन ही बचा है। तो यूनिट वेक्टर को जनरली हम लोग कैसे डिनोट करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फुल वेक्टर व्हेन डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ कैप। अगर गिवन वेक्टर एफ है तो यूनिट वेक्टर एफ कैप होगा। ये एफ कैप बताता है कि ये यूनिट वेक्टर है या फिर केवल डायरेक्शन प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला टर्म है। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहला अलजेब्रिक रिलेशन मिलता है। चलिए ठीक है भाई, देखते हैं हम लोग। यहां पर हम लोगों को सबसे पहले एक अलजेब्रिक रिलेशन मिलता है, वो क्या? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। ये इतनी जगह पर काम आने वाला है आपके लिए, इतनी जगह पर काम आने वाला है कि आप इसको अभी कभी भी मत भूलिएगा। जब तक कम से कम आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसको हमेशा याद रखिए। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। वेक्टर फुल वेक्टर होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन्ड होता है। मैग्नीट्यूड नंबर और यूनिट होना चाहिए, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें केवल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मिलेगा। उसी डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उस डायरेक्शन के साथ एक नंबर होता है 1। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। बहुत अच्छा एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा कि f डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। सो फाइनली आप यहां पर लिख सकते हैं फुल वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड टाइम्स, इसको इधर ले जाएंगे तो मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर। और इस फॉर्मूला का हम लोग बहुत यूज करेंगे भविष्य में, थोड़े दिन बाद जब हम लोग अलजेब्रा में और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तब। तो ये हो गया फुल वेक्टर और ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं जीरो वेक्टर का। चलिए देखते हैं फिर जीरो वेक्टर में क्या है कि नहीं। देखिए यहां पर जीरो वेक्टर की बात अगर हम करें तो वेक्टर अलजेब्रा में जीरो और नल वेक्टर हम किसको कहते हैं? जीरो वेक्टर एक्चुअली में वेक्टर होता है जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। अच्छा, इस समय अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि जीरो वेक्टर जो होता है उसको हम पढ़ते क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है। इसको अगर लिखना चाहें
तो हम लोग बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग 0 आई कैप लिख सकते हैं या 0 एन कैप लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, वो भी ठीक है। बट ये जो 0 है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का, इसके बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ भी है। देखिए यहाँ पर ए वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड 0 और नल वेक्टर। न्यूमेरिकल से भी समझेंगे और इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, जीरो वेक्टर हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसा मत समझिएगा कि जो हमने बाइट 1 में देखा था कि कोई वेक्टर है उसका एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, तो जीरो वेक्टर का भी या नल वेक्टर का भी एक फिक्स डायरेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर। ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि अगर पोजिशन वेक्टर ओरिजिन को ही आप मान लें तो फिर उसका वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हैव ओनली इट्स मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस। इसका केवल मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है, ऐसा कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। It is the resultant of two or more equal vectors that are acting opposite to each other. एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और देखते भी हैं कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक वेक्टर इस तरफ है 10 न्यूटन और दूसरा वेक्टर इस तरफ है वो भी 10 न्यूटन, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट एट द सेम मोमेंट, है कि नहीं। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो नेट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। सॉरी यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर तो लिखा गया 10। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए तो ये हो गया 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ये हो गया 10 न्यूटन ड्यू वेस्ट, एक्टिंग एट द सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम मोमेंट, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 एन कैप न्यूटन। कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं इट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर इक्वल वेक्टर्स दैट आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो ऐसा नहीं है कि केवल दो ही वेक्टर्स होंगे, दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए यहां पर फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट 10 न्यूटन ड्यू वेस्ट। अब मैंने यहाँ पर लाइन खींची दिया है तो ये लिखने का कोई सेंस तो बनता नहीं क्योंकि ये अंडरस्टूड है। उसके बाद यहाँ भी मान लीजिए 10 न्यूटन 10 न्यूटन, उसके बाद यहां पे 16 न्यूटन 16 न्यूटन। तो यहां पर आप देख सकते हैं हर एक वेक्टर का एक ऑपोजिट वेक्टर है जो उस वेक्टर के इंपैक्ट को कैंसिल कर रहा है। 10 10 इन अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल द इंपैक्ट ऑफ ईच अदर। सिमिलरली आप नॉर्थ और साउथ में भी देख सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में भी। ये जो 16 और 16 न्यूटन है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और फाइनली आपके पास बचेगा क्या, 0 या नल वेक्टर जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नल वेक्टर वुड बी द वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, वो एक नल वेक्टर है। तो नल वेक्टर के बारे में इतना सारा चीज हम लोगों के लिए काफी है जान लेना कि नल वेक्टर का क्या मतलब होता है। ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड 0 हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, और सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस भी किया वुड बी द वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में जो होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम किसको कहते हैं, देखिए जब भी इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इन सब के बारे में बात करेंगे तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, ये सब वेक्टर्स है। वेक्टर्स है, वेक्टर्स है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम कुछ दो या दो से अधिक वेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं, और अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये सब कंपैरिजन के पैरामीटर्स हैं। यहां पर देखते हैं जैसे कि इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स मींस हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि इक्वालिटी के सेंस में
क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी के सेंस में क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, हम कब कह सकते हैं कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। तो यहां पर एक चीज समझिएगा, देखिए जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि ये है फोर्स 1 जो है 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ठीक है भाई, अच्छी बात। एक दूसरा फोर्स लेते हैं F2 जो है 15 न्यूटन ड्यू ईस्ट। अब एक बात बताइए, क्या ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर है? आप कहिएगा नहीं, मैं फिर पूछूंगा क्यों, तो आप लोग बताइएगा क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो जस्ट ड्यू टू डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर नहीं है, ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है। एक काम किया जाए, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वो है F1 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, जिसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन ड्यू वेस्ट, जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्या इन दोनों वेक्टर्स को हम सेम वेक्टर कहेंगे या इक्वल वेक्टर कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्यों? दिस टाइम इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट directions and these are this east and west, these combination of directions are not different, ये जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब होता है, जैसे हम लोग अगर बात कर रहे हो कि ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब जो वेक्टर्स है ये सब डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली आप क्या कहिएगा, ये ईस्ट और वेस्ट जो है वो क्या है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या, इस केस में जब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, हम इसे इक्वल या सेम वेक्टर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सो व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल? तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है, दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर तभी कह सकते हैं जब उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, आइडेंटिकल हो, तब हम कहेंगे कि वो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल से ही हम लोग समझेंगे। देखिए ये हो गया एक एग्जांपल है वेलोसिटी का, वेलोसिटी 1 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट, velocity 2 meter per second due west. Now you can easily write, ये v1 है, ये v2 है, और ये दोनों वेलोसिटी इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। चलिए फिर, बहुत अच्छी बात। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पैरेलल वेक्टर्स। ये इक्वल और पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं, क्या वो सेम है? तो ऐसा नहीं है। ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल द पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। इस बात को हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए एग्जांपल के लिए, अगर हम बोलते हैं यहां पर ये एक वेक्टर है जिसको हम लोग वेक्टर ए कह देते हैं, और ये दूसरा वेक्टर है जिसको हम लोग बी कह देते हैं। ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो पैरेलल तो है, लेकिन क्या इक्वल है? नहीं। इक्वालिटी का पता कैसे चलेगा? मैग्नीट्यूड से। और रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो बाइट 1 में ही हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम कोई एरो से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो का लेंथ क्या बताता है? वो बताता है मैग्नीट्यूड। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी वेक्टर का जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड कम है, जस्ट बाय हैव अ लुक एट द लेंथ ऑफ द एरो। तो यहां पर ये दोनों पैरेलल तो हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो ठीक है, इसे हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है? एकदम एसेंशियल कंडीशन क्या होता है? फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल और मोर देन टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल, सारे के सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड जो भी हो, रिगार्डलेस ऑफ दिस कंसर्न। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं, देखिए थर्ड, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेगेटिव वेक्टर। इन दोनों को एक साथ अगर सीखना हो तो हम कैसे सीख सकते हैं? देखिए ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी।
ये दोनों ईस्ट वेस्ट है, ए वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन, बी वेक्टर वेस्ट डायरेक्शन। और जैसा कि हमने बाइट 1 में अभी डिस्कस किया था कि जब भी हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो इस डायग्राम को हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। सो दीज टू वेक्टर्स have one direction to the east, another vector that is b towards west। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये एंटी पैरेलल है। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको हम एंटी पैरेलल कह सकते हैं, यहां पर इसको एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं। ये हो गया एंटी पैरेलल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर का, तो नेगेटिव वेक्टर क्या है भाई? नेगेटिव वेक्टर में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि दोनों का दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो हर नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल है, लेकिन हर एंटी पैरेलल वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। नेगेटिव वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। एंटी पैरेलल मींस मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इसके पास दो कंडीशन है, इसके पास एक ही कंडीशन है, अपोजिट डायरेक्शन। इसके पास दो कंडीशन है, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब आते हैं हम लोग इसमें कॉन्करेंट और को इनिशियल वेक्टर्स। चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, कॉन्करेंट या को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक वेक्टर का ओरिजिन सेम पॉइंट हो तो हम कहते हैं उसको कॉन्करेंट या को इनिशियल। को इनिशियल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कैसा वेक्टर होगा। यहां पर देखिए, जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इन तीनों के तीनों वेक्टर्स का जो इनिशिएशन है वो एक ही पॉइंट से हो रहा है। इसको अगर आप कहते हैं वेक्टर ए, इसको कहते हैं वेक्टर बी, इसको कहते हैं वेक्टर सी, तो ये तीनों का तीनों वेक्टर कॉन्करेंट या को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि इन तीनों का जो ओरिजिन है वो सेम है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर में। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? तो यहां पर देखिए, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है कि जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितने सारे प्लेन्स होते हैं? 3 प्लेन होते हैं। यहां पर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड वे में, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर आप कहेंगे कि ये तो चलिए परपेंडिकुलर दिखता है, ये परपेंडिकुलर नहीं दिखता है, इसका जो एंगल है थोड़ा ज्यादा है, नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आप इसको ऐसे करके देखिए। ये देखिए, ये प्लेन है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, आप इसको ऐसे करके देखिए, तो ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए, एक्स और वाई के बीच का जो स्पेस है उसको हम एक प्लेन कहते हैं। कौन सा प्लेन है ये? एक्स वाई प्लेन। ठीक उसी तरह से y और z के बीच ये जो दीवार है, ये क्या है? ये है y z प्लेन। और x z के बीच ये कौन सा दीवार है? ये जो प्लेन है इसको हम कहते हैं x z प्लेन। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोगों को कितने प्लेन मिलते हैं? 3 प्लेन। अगर कोई भी वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करें, जितने भी n नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर किसी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन, हम उस सारे वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। बहुत सारे वेक्टर यहां पर एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये सारे के सारे वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, क्योंकि वो सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। ये एक्स वाई जेड में प्लेन करने वाले सारे के सारे वेक्टर्स हैं। अब आते हैं, अगर हम लोग ऐसा देखें कि यहाँ पर कोई दो या दो से अधिक वेक्टर्स है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर है लाइंग इन दी वाई जेड प्लेन। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक्स जेड प्लेन के लिए भी एनालाइज कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर, जो सबसे इजी है और आप इसको कई मेथड से प्रूफ भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, जो हम लोग नेक्स्ट बाइट में भी देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर, नाम बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छे से लगता है कि ये कुछ होगा, कुछ हैवी कंटेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, इन सब का एक ही मतलब होता है, परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब होता है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे पे टेल टू टेल या हेड टू हेड या हेड टू टेल अगर 90 डिग्री पे लाई कर रहे हों, तो हम लोग इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं।
अब सवाल आता है कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर हैं और हमें ये प्रूफ करना है मैथमेटिकली कि ये ऑर्थोगोनल है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जिसके बारे में सक्सेसफुली और बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे बाइट 3 में। तो बाइट 2 के लिए इतना ही। तो ये वेक्टर अलजेब्रा का बाइट 2 था। बाइट 3 में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाली बात और देखेंगे कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है और उसका मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल एप्लीकेशन कैसे होता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।